नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड स्टोरी में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। जब भी चुनाव आता है तो हमेशा से सबसे बड़ा मुद्दा और अहम मुद्दा जिसको हम कह सकते हैं वो चेहरा होता है। हर चुनाव का सबसे अहम मुद्दा चेहरा होता है कि आखिर कौन होगा आने वाला चेहरा और किसको वो विरासत मिलेगी, कौन उस तरीके से उभर कर सामने आ रहा है। अब ऐसे में जैसे बिहार का विधानसभा चुनाव हमारे सामने है और राजनीति उसी पर कहीं ना कहीं गरमा रही है, गर्माहट बढ़ती जा रही है। तो एक तरफ महागठबंधन का कौन सा वो चेहरा होगा, दूसरी तरफ जब महागठबंधन की बात करते हैं तो एनडीए का चेहरा कौन होगा महागठबंधन के सामने। आज इन्हीं सब मुद्दों पर और इन्हीं विषयों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजीव त्रिवेदी। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहले सवाल तो यही उठता है कि क्या अब भी चुनाव वाकई चेहरों और विचारधारा पर सीमित है या उसी पर आधारित है? देखिए, अगर आप एक व्यापक संदर्भ में इसकी चर्चा करें तो जाहिर है चेहरे बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ख़ास तौर पर साल 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय राजनीति में आगमन होता है तो उसके बाद चेहरे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमारी जो सियासत है वो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और संसदीय प्रणाली में अमूमन ये देखा जाता है कि चेहरे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, पार्टियां और उनकी विचारधारा वो इंपॉर्टेंट होती है। पर जब से प्रधानमंत्री मोदी का आगमन राजनीति में होता है उसके बाद से 2014 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, हर चुनाव में चाहे वो केंद्र का हो, वो राज्य का हो, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा तो एक सबसे प्रमुख चेहरा रहा है। और हर बार आपने देखा होगा कि लोग सवाल करते हैं लोकसभा चुनाव के दौरान कि हमारे तो प्रधानमंत्री मोदी है, आपके कौन हैं? राहुल गांधी हैं तो घोषित करिए। तमाम तरह की बातें होती हैं। उसी प्रकार राज्यों में भी ये देखा जाता है कि अगर कोई एक चेहरा है सामने तो दूसरा कौन है ये पूछा जाता है और अगर नहीं होता है तो ये एक कमजोरी का विषय मान लिया जाता है। अब आज की तारीख में आपने बिहार की बात की, जो कि सामने बिहार का ही चुनाव है, तो बिहार के चुनाव में ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि महागठबंधन जिसमें 4-5 दल हैं, राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है, तो राष्ट्रीय जनता दल के सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी यादव हैं। इसमें कहीं कोई गणित नहीं है कि उनकी जगह कोई और भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है। हालांकि अभी तक उन्हें आधिकारिक तौर पर महागठबंधन ने चेहरा घोषित नहीं किया है। हर बार आपने देखा होगा आरजेडी वाले कहते हैं कि आप घोषित करिए और कांग्रेस ने अभी तक उस पर अपने पांव खींचे हुए हैं। हो सकता है कि कोई और बार्गेनिंग चिप हो, कुछ बात हो जो मनमाना वो चाहते हैं और वो शायद चुनाव के करीब जाकर के करें, लेकिन वो कहें न कहें चेहरा तेजस्वी यादव हैं। पर इसी स्थिति को आप अगर दूसरी तरफ देखें एनडीए की तरफ, और एनडीए इस बार करीब 20 साल पूरा कर लेगी सत्ता में बिहार में, एनडीए का एक मुख्यमंत्री है तो जाहिर है कि चेहरा तो वही होना चाहिए। बड़ा स्पष्ट है कि चेहरा तो वही होगा ना। इसी को लेकर तमाम अटकलें जा रही कि एनडीए से कौन होगा। अब देखिए, वो इसीलिए प्रश्न हो जा रहा है क्योंकि नीतीश बाबू की जो अपनी एक पारी है, क्या वो सूर्यास्त की तरफ है, इसको लेकर के तमाम बहस है। उनके स्वास्थ्य को लेकर हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, आधिकारिक रूप से कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि उन्होंने एक लंबी पारी खेल ली है और भले ही उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है लेकिन चुनाव के समापन के बाद वही मुख्यमंत्री बनेंगे, इस बात की श्योरिटी नहीं है। आप इस बात को दिल्ली में भी बहस में सुन सकती हैं, पटना में भी सुन सकती हैं। तो ऐसे में जाहिर है वो प्रश्न आपका खड़ा हो जाता है कि कौन है एनडीए का चेहरा। और ये देखा जा रहा है कि कई चेहरे सामने आने लगे हैं यकायक। वो इसीलिए क्योंकि एक जो चेहरा है, जो मुख्यमंत्री है, उसका चेहरा पक्का चेहरा नहीं माना जा रहा है। तो दावेदारी तो सबसे स्वाभाविक दावेदारी तो होनी चाहिए उस दल की जो सबसे बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, उनकी तरफ से हम देखते हैं चेहरा तो सम्राट चौधरी का नज़र आता है। वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, साथ ही साथ डिप्टी सीएम भी रहे और अभी सबसे प्रमुख चेहरों में से एक भारतीय जनता पार्टी जो बिहार यूनिट है उसकी दिखाई पड़ते हैं। जनता दल यूनाइटेड में कोई और चेहरा नीतीश को छोड़कर हो नहीं सकता है। भले ही आप प्रश्न चिन्ह उन पर लगाएं, पर सवाल ये उठता है कि उनके होते हुए कौन और हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे ये भी बात देखी जा रही है मुस्कान, और इसको आप भी समझेंगे कि एक और चेहरा बहुत तेज़ी से उभर रहा है। वो एनडीए के भीतर का ही एक चेहरा है और वो चेहरा है चिराग पासवान का। पार्टी उनकी बहुत छोटी है, चर्चा उनकी बहुत ज़्यादा है। ये एक ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई पड़ता है क्योंकि पार्टी तो ऐसा है कि उनके पास एक भी विधायक आज की तारीख में बिहार में नहीं, नॉट इवन वन।
उनके पास 5 सांसद ज़रूर है, जो कि अपने आप में एक प्रभावशाली बात है, क्योंकि उनको 5 सीटें मिली तो पाँचों वो जीत गए। तो ये एक 100% स्ट्राइक रेट बात उनकी पार्टी हमेशा करती है। इसके पहले भी साल 2019 में उन्हें मिले थे जितनी सीटें वो जीत गए थे, और उसके पहले 7 सीटें मिली थी तो उस वक्त भी जीत गए थे। 6 मिली थी शायद 2019 में, वो 6 की 6 जीत गए थे, और 2014 में 7 मिली थी तो 7 में से 6 जीत गए थे। तो उनका हमेशा से लोकसभा में तो स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है। विधानसभा में पिछली बार आपने देखा वो चिराग मॉडल आ गया और नीतीश जी के खिलाफ उन्होंने सारे कैंडिडेट खड़े कर दिए, तो वो एक्सपेरिमेंट अब वो पीछे चला गया है, इतिहास का पार्ट हो गया है। अब इस बार जो है वो एनडीए के साथ है, और वो एक छवि उनकी जो है, अब वो छवि किस तरह से है कि भाई लोगों को वो पसंद आ रहे हैं। अब लोगों को पसंद आ रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी है, उनकी सभाओं में भीड़ है। यूथ में पॉपुलैरिटी ज़्यादा है सर। एक तरफ तेजस्वी यादव हो गए, दूसरी तरफ यूथ में ही चिराग पासवान हो गए। तो कहीं ना कहीं ऐसा मतलब देखने को लग रहा है कि ये तेजस्वी बनाम चिराग होने वाला है क्या? अब इसको आप ऐसे नहीं ले सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान की आखिरकार राजनीतिक जो उनकी अपनी एक पहुंच है वो ऐसी नहीं है कि वो तेजस्वी यादव की तरह किसी बड़े स्ट्रॉन्ग पेडेस्टल पे खड़े हैं आज की तारीख में। देखिए, तेजस्वी यादव की पार्टी आज की तारीख में कहाँ पर खड़ी है? वो 75 से 80 सीटों के बीच कहीं पर उसका आंकड़ा है, शायद 77 या 78 सीटें हैं उनके पास आज की तारीख में। वोट शेयर की बात आप करें तो एक निश्चित वोट शेयर उनके पास रहता है, और वो है कि बिहार का जितना अकलियत वोट है, मुस्लिम वोट है, वो उनकी तरफ ज़्यादा संख्या में जाता है। यादवों का एक मुस्त वोट और सबसे बड़ी जाति है यादव, तो दोनों मिला के कहते हैं कि 30% वोट तो उनके पास कभी भी होता है। तो एक बहुत ही मजबूत सुदृढ़ प्लेटफॉर्म है उनके पास। अगर आप उस स्थिति को कंट्रास्ट करें कि चिराग पासवान के पास क्या है, तो वो दलित समाज बिहार में अराउंड 20% है, थोड़ा कम उससे, पर दलित समाज भी कई वर्गों से बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही जाति है उसमें कई जातियां हैं। और पासवान समाज भले ही सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी जाति है, लेकिन उसका आंकड़ा 6% के ही आसपास है, बाकी तो और लोग हैं। और पासवान समाज के साथ जैसे मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ है यादव के साथ, पासवान समाज के साथ तो कोई ऐसा नहीं है कि जुड़ता है। वो तो एनडीए का एक समीकरण बनता है और उसके बाद सब लोग जीतते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो एक प्रमुख चेहरे हैं जो तेजस्वी के सामने खड़े हो गए हैं आज की तारीख में, जब हम चुनाव से शायद 3 महीने दूर हैं। इस वक्त तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि हाल के दिनों में जितने भी सर्वेज हुए हैं, उन सर्वेज में ये बात सामने आई है कि तेजस्वी सबसे नंबर 1 पर हैं एक चेहरे के तौर पर, और बहुत तेज़ी से उभरते हुए चले आ रहे हैं 2 चेहरे। पहला चिराग पासवान, जैसा कि आपने बात कहा, और दूसरा प्रशांत किशोर। चिराग पासवान खुद को एनडीए का यूथ आइकन बताकर ग्राउंड पे उतर रहे हैं, तो टक्कर देंगे तेजस्वी को? जैसा कि आप बता रहे हैं कि तेजस्वी की विरासत बहुत बड़ी है और उतना नहीं है, चिराग पासवान उस जगह पे नहीं है, तब भी चिराग पासवान के पास ये कॉन्फिडेंस है, कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो पॉपुलैरिटी बेसिस पे भी चीजें बदल सकती हैं क्या राजनीति में? क्यों नहीं बदल सकती हैं? देखिए, बिहार में पिछले 3 चुनाव में जो लोकसभा के हुए 40 सीटों में से अधिकतर सीटें मोदी के नाम पर वोट हुई। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी को बनाना है प्राइम मिनिस्टर, तो इसीलिए वोट दिया जाए। और हमेशा कभी वो 39, इस बार 31, और इस तरह से ज़्यादा सीटें एनडीए को गईं, क्योंकि सब लोगों को लगता था कि नहीं, प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी फिट है, हमें उन्हें बनाना है। बेस्ट चेहरा अगर कोई है तो वो मोदी जी हैं। हाँ, शायद ज़्यादातर लोग सोचते हैं तभी वो जीत पाए। ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ वोटों की कमी है बिहार में, बहुत ज़बरदस्त उनके खिलाफ भी वोट हैं, लेकिन लोकसभा में वही लोग जो शायद बीजेपी एनडीए को वोट ना करें, विधानसभा में वो लोकसभा में वोट कर देते हैं। पर मैं आपसे अगर ये पूछूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी की जाति के कितने लोग हैं बिहार में, तो आप कहेंगे बहुत कम, बहुत थोड़े। तो हर बार जात तय नहीं करती है। मैं इसी उदाहरण पे आ रहा हूँ कि चिराग पासवान के पास हो सकता है कि जाति उतनी मजबूत नहीं हो, या फिर उनकी अपनी जो जाति है वो 100% उनको देती है। जो पासवान समाज है उसके वो पूरे नेता हैं, कोई भी वोट इधर उधर उसमें बदलाव नहीं होता है। और ये ऐसी कम दल होते हैं जो कि ये मैनेज कर सकते हैं, लेकिन पासवान हमेशा रामविलास पासवान के ज़माने से ही वो जिधर ये परिवार कहता है वो उधर ही जाते हैं। पर सवाल ये उठता है, जैसा मैंने कहा, कि
एक जाति का नेता होने से बात तो बनती नहीं है, पर जाति ही सब कुछ हो जाती है ऐसा नहीं है। और अगर आज की तारीख में मान लीजिए 10% के आसपास चिराग पासवान की जो पॉपुलैरिटी रेटिंग्स पहुंची है, तो इसका अर्थ तो ये है ना कि उनका जो अपना वोट परसेंटेज है उसके आगे, जैसा हमने कहा 6% के आसपास उनका वोट है, तो अगर वो टुवर्ड्स 10% जा रहे हैं तो जाहिर है कि उनको एडिशनल वोट्स मिल रहे हैं, जिसमें आप खुद बता रही हैं कि शायद युवाओं के वोट जो हैं वो उनकी तरफ आकृष्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में वो एक फॉर्मिडेबल चैलेंज बन सकते हैं एक चेहरे के तौर पर। और इसीलिए वो, क्योंकि एनडीए के अगर आप तस्वीर को देखें तो कोई बहुत ही निश्चित चेहरा अभी नज़र नहीं आता है। सब जानते हैं कि नीतीश जी हैं, लेकिन सब ये भी जानते हैं कि नीतीश जी नहीं है, है ना। और ये हाँ और ना के बीच में किसी न किसी को तो आना है, और वो आ रहा है, तस्वीर स्क्रीन पे से जा रहा है, कौन रुकेगा? क्या वो सम्राट होंगे, क्या वो चिराग होंगे? सबसे पीछे से चिराग आ रहे हैं। प्रशांत किशोर की भी बड़ी पॉपुलैरिटी हो रही है, लेकिन वो अकेले दम चुनाव लड़ रहे हैं, पता नहीं कितना उनको समर्थन मिलता है, लेकिन चेहरे के तौर पर वो भी दिखाई पड़ रहे हैं। पर एक सेटअप के दम पर चुनाव लड़ने वाला जो दो समूह है, वो एक है महागठबंधन का और एक है एनडीए का। और एनडीए में ये जो वैकेंसी हो रही है, शायद चिराग पासवान इसी का लाभ उठाना चाहते हैं। अब बिहार को अभी भी, मतलब बिहार जातियों पर टिका हुआ है, मतलब तो क्या जातीय समीकरण अभी भी एक बड़ा फैक्टर है बिहार के चुनाव में? यकीनन जातियों को आप माइनस करके इलेक्शंस के बारे में कल्पना नहीं कर सकती हैं। जातियां, और आप बिहार ही क्यों कहती हैं? देखिए, ऐसा है कि क्या कर्नाटक में वोकालिगा और लिंगायत नहीं है क्या? या कामा और रेड्डी आंध्रा में नहीं है क्या? तो जातीय समीकरण एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो जातियां जो है वो, मुझे लगता है कि बिहार राज्य में खास तौर पर ये कह दिया जाता है, बल्कि जातियां तो हर जगह है। मैं दिल्ली के चुनाव को कवर कर रहा था अभी हाल, तो यहाँ भी तो थी कि भाई पूर्वांचली हैं, और पूर्वांचली है वो भी अपने आप में एक आइडेंटिटी। जातियां क्या है? पहचान है। तो ये जो पहचान है, ये पहचान की राजनीति को कहते हैं। जातियों की राजनीति को अगर थोड़ा बड़ा करके आप सोचें तो इट्स अ पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी। तो ये यहाँ पूर्वांचली चलेंगे, पंजाबी चलेंगे, इस तरह से होता है ना। पंजाबी वाले भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाते हैं, पूर्वांचली जो होते हैं उसमें जो बैकवर्ड्स हैं वो जाते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ और कांग्रेस की तरफ। पूर्वांचली में जो अपर कास्ट है वो जाता है बीजेपी की तरफ। तो इस तरह से लोग सोचते हैं कि जाति केवल बिहार में है। जी नहीं, बिहार में भी है और पूरे देश में है। जातियाँ पूरे देश में हैं। और क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? आप देख रही हैं जातीय संघर्ष सिर मुड़वाने को लेकर के कितना ज़बरदस्त उत्तर प्रदेश में अभी इस वक्त चल रहा है। ये भागवत कथा कौन कह सकता है? तो ये जातीय संघर्षित है कि ब्राह्मण कह सकता है भागवत कथा, या यादव भी कह सकते हैं। और क्या है वजह? और ऐसा बार बार कह दिया जाता है कि बिहार में जाति गुणागणित ही सब कुछ चलता है। बिहार उदाहरण रहा है मुस्कान कई ऐसे क्रांतिकारी फैसलों का जो कि बाकी जगहों पर नहीं ली जाती हैं। कल्पना आप करें, जॉर्ज फर्नांडिस वो किस जाति से आते थे और लगातार बिहार से चुनाव जीतते रहे, जब तक कि खुद नीतीश बाबू ने उनको एक तरह से साइडलाइन नहीं किया, वो चुनाव जीतते रहे। मधुलिमे महाराष्ट्र से आते थे, वो चुनाव बिहार में जीत करके गए थे। तो हमेशा बिहार में एक नए क्रांतिकारी परिवर्तन की गुंजाइश हमेशा होती है। और इसीलिए जब एक तरफ तेजस्वी हैं, और तेजस्वी एक फॉर्मिडेबल कैंडिडेट है। देखिए, तेजस्वी के साथ अच्छी बात यह है कि वो आरजेडी का जो एक अपना जंगल राज वाला जो एक बैगेज है जी, उससे नई जो एक पौध है वो उससे उनको जोड़कर नहीं देखती है। ये मान के चलती है कि चलिए जो पीछे हुआ होगा। शायद तेजस्वी ऐसे नहीं है। इसका उनको एक एडवांटेज है आज की तारीख में। और वो चेहरे के तौर पर जहां आरजेडी के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है कि उस वोट बैंक को तो लेकर के आते ही हैं, लेकिन एक नई पौध भी है, उसको भी वो जोड़ते हैं। जितना जोड़ पाते हैं ये तय करेगा कि वो सीएम बनते हैं कि नहीं बनते हैं। नई जातियों में वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पर प्रश्न यहाँ पर यह है कि उनके काउंटर में अगर कोई चेहरा है आज की तारीख में, और वो अगर चेहरा नीतीश कुमार का है, तो वो जाहिर है वो नहीं है। वो मान कर चलिए कि वो नहीं है। और ऐसे में ये जो एक दुविधा है, इसमें चिराग पासवान का चेहरा आ सकता है, बशर्ते कि कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस चेहरे को सपोर्ट करे। अब 2005 में क्या हुआ था? नीतीश जी गए थे यहाँ से, और मुझे अच्छी तरह से याद है अटल जी की सरकार गई थी 2004 में,
एनडीए की, और ऑपोजिशन में बैठे हुए थे नीतीश जी भी, अटल जी भी, और 2005 में चुनाव आ गए बिहार के। तो बिहार के जब चुनाव आ गए तो हुआ ये कि भाई कौन लड़ेगा, उधर से तो लालू जी हैं और राबड़ी देवी हैं, इधर से कौन जाएगा। तो इन्होंने नीतीश कुमार को चुना। नीतीश कुमार जी की पार्टी बड़ी छोटी पार्टी है, जैसे आज चिराग पासवान की बड़ी छोटी है। और अटल जी ने एक नारा गढ़ा और कहा, नया बिहार नीतीश कुमार। ये 4 शब्द उन्होंने कहे और इस 4 शब्द के साथ नीतीश कुमार वहां पहुंच गए। और देखिए कि वो उस वक्त जो जमे तो आज तक जमे हुए हैं। नीतीश कुमार की खुद की जो जाति है वो मात्र 2%, 2-2.5%, 3% से कम ही है। तो 3% की कहाँ जाति, कहाँ 14% वाले यादव जाति। तो ये जो कांग्रेगेशन होता है ना, ये जो समीकरण बनता है, ये सब कुछ तय कर देता है। इसीलिए इस बात को मैं पूरी तरह से भले न स्वीकार करूं, लेकिन ऐसा जरूर मैं कहना चाहूंगा कि दोनों युवा हैं, दोनों एक ऐसे चेहरे के तौर पर है जिनका बैगेज नहीं है। बिल्कुल। और दोनों ने साबित किया है कि वो अपने दम पर सियासत कर सकते हैं। जैसे कि अपनी एक अलग छवि गढ़ने में तेजस्वी सफल रहे। भाई उनकी जो पार्टी है उसमें हंगामा होता है और बवाल होता है और जंगल राज आ जाता है, महिलाएं असुरक्षित हो जाती हैं, लेकिन तेजस्वी को लोग एक अलग तरीके से देखते हैं कि भाई ये नौकरी की बात करते हैं, फला फला। उसी प्रकार चिराग पासवान जब सामने आते हैं, लगता है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिसके पास एक विजन है। हाँ। और जिसे एक्सेप्टेबिलिटी है लोगों की, मतलब लोग बाग उसमें फेथ कर रहे हैं, तभी तो उसे जिता भी रहे हैं। तभी तो उसे परिवार ने धोखा दिया तो अपने दम पर उसने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया। पिताजी की लेगेसी चली गई और चाचा ने सब कुछ ले लिया। भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त चाचा का साथ दिया, लेकिन किस तरह से लोगों के पास जा करके अपने आप को फिर से स्टैब्लिश कर लिया। और उसने जो कमर तोड़ा, नीतीश जी पिछली बार जो 43 पर चले आए, तो एक तरह से उनका ये 5 साल तो एक कमज़ोर पार्टनर के रूप में बीता ना। तो वो 43 तक लाने वाला, कहाँ वो नीतीश जी 80, 85, 100 सीटों से ज़्यादा हुआ करते थे, मात्र 43 पर भारतीय जनता पार्टी की मदद से वो सीएम रहे। तो कहीं ना कहीं उनको उस स्थिति पर लाने वाले चिराग पासवान, तो लोगों को ये लगता है कि इसमें दम तो है। अब वही है कि एक नेचुरल तरीके से वो व्यक्ति उभर रहा है, लेकिन क्या उसे एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी का मिलता है साल 2005 में जो नीतीश जी को मिला था। बट ऐसे में सवाल है कि एक तरफ तेजस्वी पे ये भी कहा जाता है कि उनकी विरासत बड़ी तगड़ी है, जो उनका बैकग्राउंड है वो बड़ा तगड़ा है, वो कहीं ना कहीं लालू की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक इंडिविजुअल भी हैं और लोग उनकी सोच को अलग तरीके से देख रहे हैं, उनकी विचारधारा को देख रहे हैं। तो ऐसे में क्या लोग जो वोट करेंगे वो उनकी विरासत को देख के करेंगे या उनके विजन को देख के लोग उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? और सेम सवाल ये है कि रामविलास पासवान की पार्टी से चिराग पासवान के पास भी एक विरासत तो है, लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के मुकाबले काफ़ी कम, और शायद जो कंपैरिजन है वो कहीं ना कहीं आ ही जाता है लोगों के मन में। फिर भी इंडिविजुअल तरीके से चिराग पासवान को भी देखा जा रहा है। तो ये विरासत की दौड़ है या फिर विचारधारा की दौड़ है कहीं ना कहीं? देखिए, विचारधारा की दौर नो डाउट है, इसको हम मना नहीं कर सकते हैं। और आज की तारीख में जो वैचारिक संघर्ष हमारे देश में चल रहा है, उसकी एक प्रतिछाया बिहार के चुनाव पर तो पड़ेगी। वैचारिक संघर्ष ये है कि समाजवादी एक दृष्टिकोण है कि देश कैसे चले, और एक दृष्टिकोण जो है वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का दृष्टिकोण है। और वो अपने तरीके से देश के विकास की कल्पना करता है और जाहिर है कि उसमें ज़्यादा सफलता मिली है, इसीलिए 3 बार से सरकार मोदी जी बना रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि समाजवादी विचार जो है कमज़ोर पड़ा है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर सीटें जो है इस बार लोकसभा में अखिलेश यादव जीते, तो कहीं ना कहीं वो सोच है वो जिंदा है। अब लेकिन हमारे देश में क्या हुआ है, उसका कि जो वैचारिक लड़ाई है वो जातियों के लिहाज से बांट दी गई है। और ये मान लिया जाता है कि जो समाजवादी पृष्ठभूमि है तो उसमें वो लोग आएंगे जो दरअसल बैकवर्ड जाति से आते हैं। और मुसलमान हमेशा वहाँ खड़े होते हैं जहाँ जो बीजेपी को हरा रहा होता है, तो ये जुड़ जाते हैं। और उस तरफ कल्पना की जाती है कि जितने अपर कास्ट होंगे और वो उस तरफ रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आरएसएस के साथ रहेंगे। लेकिन इस कल्पना को नरेंद्र मोदी ने बदलने की कोशिश की। वो खुद एक बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं और उन्होंने तमाम बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को गोलबंद किया। चिराग पासवान पहले, उनके पिताजी तो थे नहीं, एनडीए छोड़कर चले गए थे,
तो कहते हैं कि चिराग पासवान की वजह से ही 2014 में वो आए, वो चाहते थे कि हम एनडीए के साथ जुड़ें, वो आए और उसके बाद वो आज तक साथ हैं। इसी प्रकार माफ़ करें, उसके बाद उन्होंने दूसरे दलों को जोड़ा, जैसे उपेंद्र कुशवाहा वो कोयली समाज से आते हैं, उस पार्टी को भी जोड़ा गया है। इसके अलावा जीतन राम मांझी जो कि मांझी समाज, मुसहर समाज बिहार में कहलाता है, उसको जोड़ा। तो अब कोई ऐसी बात तो रह नहीं गई कि बैकवर्ड इधर रहेगा, फॉरवर्ड उधर रहेगा। दोनों तरफ समान जातियां हैं, दोनों तरफ की ताकत ज़्यादा है। तो इसलिए वैचारिक लड़ाई जो है वो अपने आप में पहचान की लड़ाई में तब्दील हो जाती है, पर पहचान की जो लड़ाई होती है उसको ज़रूरत पड़ती है चेहरे की। और आज तक आपसे ये साझा करूं तो मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीतती है लोकसभा, तो उसकी एक मूल में बहुत बड़ी बात होती है कि प्रधानमंत्री का चेहरा उसके पास है, सबसे बड़ा बेस उनके पास वो है। अगर उसी तरह का कोई कद्दावर चेहरा, राहुल गांधी वो चेहरा शायद नहीं है, तभी लोगों का फेथ नहीं जाता है। पर कल को कोई मल्लिकार्जुन खड़गे या कोई और खड़े कर दिए जाते हैं और वो कहा जाता है कि ये चेहरे हैं, तो शायद लोगों को कंपैरिजन करने का मौका मिलेगा। तो इसी तरह से तेजस्वी के सामने शायद एक चेहरे की ज़रूरत पड़ेगी, और वो चेहरा मुझे लगता है कि देना ही पड़ेगा देर सवेर, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और नीतीश जी के। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सब लोगों को ये लगने लगा है कि नीतीश जी नहीं है, मोदी जी तो सीएम बनने जा नहीं रहे हैं, और अगर नीतीश जी भी सीएम नहीं बनने वाले हैं तो कौन बनने वाला है? तो घोषित नहीं होगा, ये बात मान करके चलिए आप, घोषित नहीं होगा। लेकिन एनडीए में दो ही चेहरे दिखाई पड़ते हैं, एक सम्राट चौधरी और दूसरे चिराग पासवान, और ये इन दोनों की एक परस्पर रेस है। और देखना हमें ये है कि इस रेस में सम्राट आगे निकलते हैं जो कि वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, बिल्कुल, या फिर चिराग। अब ऐसे में सवाल ये है कि अब सब कुछ जनता पे डिपेंड करता है, तो जनता नए चेहरे को मौका देगी या फिर पुराने चेहरे को आगे? मुझे तो लगता है कि तैयार है, नया चेहरा चाहिए। वहाँ बिहार में दूर से जो दिखाई पड़ता है, जो मैं देखता हूँ आकर्षण, और मुझे यकीन है कि आप वो तस्वीरें स्क्रीन पर ज़रूर चलाएंगे, जिसमें कि इन दोनों नेताओं की जो एक पर्सनल पॉपुलैरिटी है वो कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है। तेजस्वी के साथ सेल्फी लेने के लिए लोग बाग कैसे गिरते हैं। चिराग पासवान की गाड़ी मैंने सुना टूट गई, उनके साथ लोग हाथ छूने के लिए, और वो दीवानगी कि उनकी गाड़ी पे चढ़ जाना लोगों का। तो इस तरह का जो है, तो उनके अपने भी एक वोट परसेंटेज उस तरह से बनते हैं। तो लोगों को ये एहसास हो रहा है कि पुराने वालों को तो देख लिया, हमें नया चाहिए। और एक देखिए, एक जिसको कहते हैं ना, हम एक संक्रमण के काल में हम हैं, क्योंकि लालू, पासवान और नीतीश राजनीति के ये त्रिकोण थे, और इनका जो काल है वो सनसेट की तरफ बढ़ चला है। लालू जी हैं, बावजूद उसके वो सक्रिय उतने नहीं हैं, कभी कभार उनका रामविलास जी रहे नहीं। और नीतीश जी की जो अभी तबीयत है उसके बारे में बहुत लोगों को बहुत डाउट है। राजनीति में ये बड़ा नेगेटिव चीज़ होती है, व्हेन पीपल फील कि ही इज़ नॉट फिट इनफ, तो फिर वो भागदौड़ उनसे हो नहीं पा रही है, तो उन्हें आराम करना चाहिए। भगवान करे वो स्वस्थ रहे। पर ये तो ऐसे में अगर एक जनरेशन जा रहा है, दूसरे जनरेशन को एक्सेप्ट करने के लिए जो उत्साह होना चाहिए वो वहाँ के लोगों में दिखाई पड़ रहा है। और शायद मुझे लगता है कि इसको कैपिटलाइज करने के लिए, वो जो यूथ की एनर्जी होती है उसको कैपिटलाइज करने के लिए पार्टियां ज़रूर सोचेंगी। और लगता है जो प्रमुखता चिराग पासवान को एनडीए के द्वारा दी जा रही है हाल के दिनों में, ये कहीं उसी बड़े प्लान का हिस्सा तो नहीं। अब आखिरी सवाल के साथ मैं ये मुद्दा ख़त्म करने की कोशिश करूंगी। आखिरी सवाल हमारा ये होगा कि जब हम नए चेहरों की बात कर रहे हैं और विकास की बात कर रहे हैं, तो जब ये दो चेहरे सामने आते हैं तो क्या मुद्दा विकास होगा या सिर्फ भाषण और छवि तक रह जाएगा? क्या विकास पर बात होगी अगर हम नए चेहरों की बात कर रहे हैं तो? देखिए, अब क्या इसे कहें, क्योंकि विकास की तो सब लोगों ने अपनी अपनी परिभाषाएं बना ली हैं। अच्छा। तो विकास का कोई एक ऐसा मॉडल तो इमर्ज करता नहीं है कि जिसके बारे में कहे कि हाँ, इस मॉडल पर इतने अंक हम तेजस्वी को दे सकते हैं उनकी बातों को सुन करके, या चिराग को दे सकते हैं। सबके अपने अपने तरीके हैं। तो मुझे लगता है कि
इलेक्शंस तो तय करेगा वो जो अट्रैक्शन है, वो जो अपील है, पॉपुलैरिटी है, वही तय करेगा। और वो जो समीकरण है, बिल्कुल वो समीकरण ही तय करेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि वंस दे विन द इलेक्शंस या सब कुछ तय हो जाता है, कौन कहाँ खड़ा है, तो मैं आपको ये तो ज़रूर कह सकता हूँ कि ये जो दोनों चेहरे हैं, यही भविष्य है उस राज्य के जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं। दोनों में से कोई एक सत्ता में रहेंगे, लेकिन प्रमुख विपक्ष के रूप में वो दूसरा चेहरा रहेगा। और आने वाले कई वर्ष या कई दशक कह लीजिए, इन्हीं दोनों चेहरों के आसपास बिहार की राजनीति होनी है, ये कम से कम यहाँ से तो दिखाई पड़ ही रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, आज हमने जो बात की, जो चर्चा की, वो कहीं ना कहीं इस राजनीतिक जो एक प्लान है, जो आने वाला समय है, उसको लेकर काफ़ी सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की है। नया चेहरा होगा कौन, कहाँ से कौन उठने वाला है, किसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है और जनता किसे मौका देने वाली है। तो तमाम सवाल आज हमने पूरे कर लिए हैं और आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।